अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स बरअक्स। मैं हूं माहम वसीम। कोर्ट में अहम केसेस की समाअत जारी है और 5 रुकनी बेंच ने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसे अब कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से रेफरेंस किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी जमानत की मंजूरी दे दी है। क्या इमरान खान को भी जमानत मिल जाएगी? यही कुछ अहम सवालात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सगीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। मुल्क की जो सूरत हाल है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। सर, जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो गैर कानूनी करार दे दिया गया है, इससे कैप्टन साहब को क्या रिलीफ मिलेगा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रिलीफ मिलने की बात है, आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान की जो हमारी जो रेगुलर अदालतें हैं, अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये हाइब्रिड वॉरफेयर है और हाइब्रिड वॉरफेयर में ये होता है कि क्योस क्रिएट किया जाता है और क्योस क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जस्टिस सिस्टम के ऊपर से एतमाद उठा लिया जाए जी। और पाकिस्तान के लोगों का अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर स्वात में जब तालिबानाइजेशन हो गई थी, तालिबान आए हुए थे, तो वहां पे वो अपनी अदालतें लगा रहे थे। आज भी पाकिस्तान के अंदर पैरेलल जस्टिस सिस्टम मौजूद है। मतलब जिरगा होता है, आपकी अदालतों के साथ साथ लोग अपने फैसले जिरगे में करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग अपने फैसले पंचायत के अंदर लेके जाते हैं। पंजाब के अंदर पंचायत का रिवाज है। इसी तरह लोग अपने फैसले जो है वो बाहम मिल बैठ के हल करने को तरजीह देते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में मुसालियती कमेटियां बनी थी और उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से जो थाना है, थाने के अंदर जो है उन कमेटियों को फाल किया जाए और फिर उन कमेटियों के जरिए फैसले करवाए जाए। लेकिन ये सब कुछ नाकाम हो गया, इसलिए कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है। जब लोगों का ट्रस्ट नहीं होता तो लोग खुद अदालत लगाते हैं। लोगों का ट्रस्ट नहीं होता तो वो खुद बैठ के जो है वो इंसाफ करने लगते हैं। लोगों का ट्रस्ट नहीं होता तो वो खुद वजह ये इलेक्शन भी साफ शफाफ नहीं होते हैं ना, उसकी वजह एक ये भी है, मुझे लगता है ऐसा। आप देखिए, बिल्कुल एक वजह तो हो सकती है इलेक्शन का साफ शफाफ। जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा है अवाम को। देखिए, बात यह है कि माजी में बहुत कोशिश की जाती रही है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, और जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने तय तरद्दुद भी किया। उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े अहम फैसले भी किए और कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिशें बारआवर इसलिए साबित नहीं हुई कि सिस्टम निचला जो है वो सारे के सारा आपका बैठ गया है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा यहाँ पे एक मजिस्ट्रेटी निजाम हुआ। सर, कर्जे लेकर भी तो कौमें तरक्की नहीं करती है ना। कर्जे लेकर भी मकरूज होकर कौन सी कौम तरक्की कर सकती है, ये बताएं। हाँ, देखिए, बात यह है कि मकरूज कौमें दुनिया में बड़ी बड़ी मकरूज कौमें रही हैं। हमसे ज्यादा ब्राजील मकरूज था। ब्राजील ने हमसे ज्यादा लोन लिया हुआ था, लेकिन ब्राजील जो है आज दुनिया की एक शाइनिंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, ब्रिक्स में बैठा हुआ है। हाँ। ब्रिक्स के अंदर बैठा हुआ है। फिर इसी तरह दुनिया में और बहुत सारे मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा कर्जे में फंसे हुए थे। उन्होंने IMF से, वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लिया, मुख्तलिफ बैंकों से लोन लिए और फिर उन्होंने तरक्की की। बात यह है कि हम जो कर्जा लेते हैं वो क्या हम उस जिस पर्पस के लिए हम कर्जा लेते हैं क्या हम उस पर लगाते हैं? तो जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि हम पैसा लेते हैं एजुकेशन के लिए और लगाते हैं हम जाती अयाशी के लिए। तो सर, बड़ा क्लियर है ना, हम शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। इन सारी चीजों से तो बड़ा क्लियर है ये बात। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक क्लियर है। मैं फिर दोबारा अपनी बात की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान में पैरेलल जस्टिस सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर पैरेलल एक निजाम मौजूद है, पुलिसिंग का निजाम मौजूद है। यानी पुलिसिंग क्यों करते हैं? यानी आपके यहाँ चौकीदार का एक सिस्टम मौजूद है। लोग चौकीदार क्यों रखते हैं? लोग जो है वो मोहल्लों के अंदर जो है
या अब आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बाकायदा मामला चल रहा है, तो वो क्यों रखा जाता है? इसलिए कि लोग पुलिस के ऊपर एतबार नहीं करते, और पुलिस इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता कि वो डिलीवर नहीं कर रही। सो आपका सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा, चाहे आपकी जुडिशरी है, चाहे आपकी पुलिस है, चाहे आपका फाइनेंस और अकाउंट्स का सिस्टम है जिसमें FBI है, बाकी इदारे मौजूद हैं, चाहे आपका जो है वो आपका निचले लेवल पे जो है वो एग्जीक्यूटिव्स का एक जो सिलसिला मौजूद है, ये सारे के सारे डिलीवर नहीं कर पाते। सर जब डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी के अलावा सर जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो फिर तो ये बड़ा कॉमन नहीं है सब चीजें, ये तो होना। देखिए, डिमांड और सप्लाई का इससे बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपका सिस्टम है, जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो डिमांड और सप्लाई के साथ नहीं जुड़ा हुआ। डिमांड और सप्लाई टोटली रिलेट करती है आपकी इकोनॉमी के साथ, और आपकी इकोनॉमी में अशिया की जो कीमतें हैं उनके साथ। उसकी वजह यह है कि जिस चीज की भी, फर्ज करें आप बहुत प्यासी हैं, आप मुझसे पानी मांगती हैं, मेरे पास पानी के 2 गिलास हैं, मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगता हूँ और आपके पास 5 लाख है, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्यासी हैं, यानी आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी है, मैं प्राइसिंग ज्यादा कर दूंगा। बिल्कुल। सो डिमांड एंड सप्लाई का टोटल रिलेशनशिप जो है वो प्राइसिंग के साथ तो होता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं है। ये हमें समझना है, और इसको समझ के जब हम चलेंगे तो फिर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि बाकी मामला किस तरफ जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से, मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो निजाम है ये डिलीवर नहीं कर रहा। तो जब निजाम डिलीवर नहीं करता तो फिर क्या होता है? देखें, ये ऐसी है कि गन्ने की मशीन है, आप इधर से गन्ना डालेंगे तो उधर से गन्ने का रस ही निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर से गन्ना डाल के और एक्सपेक्ट करें कि आपको ऑरेंज जूस मिल जाएगा, आपको आम का जूस मिल जाएगा, या आपको बहुत अच्छा कोई जूस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इस सिस्टम के अंदर जिस किस्म की हमने वाहियात हरकतें की हुई हैं, उस हरकतों के नतीजे में जो हमें बिल्कुल बात यह है कि हमें अपने सिस्टम को रिविजिट करना होगा। हमें देखना होगा कि क्या हमने अपनी अदालतों को इसी जिस उस पे चल रही हैं लाइंस पे, इन्हीं पे लेके चलना है, या हमने इनके अंदर कोई रिफॉर्म्स लेके आनी है, या हमने जो हमारा एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारी, आप देखिए आपकी पार्लियामेंट कितना डिलीवर कर पा रही है। जितने लोग आते हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, ये जितने भी हैं, ये आते हैं, ये इसलिए तो नहीं आते कि उन्होंने बैठ के कानून साजी करनी होती है, लेजिस्लेशन करनी होती है। ये इसलिए आते हैं कि उन्होंने पैसा कमाना है। जो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उसको कहते हैं कि ये हमें हल्के के लिए फंड्स दें। मुझे पता है MPA का या MNA का क्या काम है फंड्स के साथ, सेनेटर का क्या काम है फंड्स के साथ। वो तो सेनेट चलाए, लेजिस्लेशन करे, वाने बाला है, वाने जेरी है, इनका काम डिफरेंट है। लेकिन ये किस काम पे लगे हुए? ये फंड्स पे लगे हुए हैं, ये वजीर आजम साहब को खुश करने पे लगे रहते हैं। और वजीर आजम साहब जो है वो क्या करते हैं, जो भी इलेक्टेड वजीर आजम होता है वो इससे काम लेता है, अपनी मर्जी के काम लेता है। सो आपकी अदालतें, आपकी एग्जीक्यूटिव्स और आपकी पार्लियामेंट ये डिलीवर नहीं कर रही। तो जब डिलीवर नहीं करेगी तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है, जूते पड़ेंगे, मार पड़ेगी, दुनिया आपको जो है वो इसी तरह से भिखारी बना के रखेगी। और आपको पता है अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कहावत है कि beggars cannot be choosers। तो आप चूज नहीं कर सकते, आपका चॉइस नहीं। तो आप सिर्फ भिखारी हैं, आप मांग सकते हैं, जितना अच्छा मांगेंगे उतना अच्छा मिल जाएगा आपको। अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि कम से कम जूते नहीं मारेंगे, कम मारेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे, थोड़ा आराम से मारेंगे, प्यार से मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। साइफर केस में भी कैप्टन साहब और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद हो गया, क्या इससे खतरा कुछ बढ़ गया है? देखिए, बात यह है कि जो इन्होंने किया है वो इनको काटना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी और भी चीजें, बहुत सारे बल्कि आपको नजर आएंगे। मिरेकल्स नहीं, मौजूद तो नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे। तो खतरा तो ऑलरेडी पहले से मौजूद था इनके सर के ऊपर, और वो बड़ा ही नहीं है, बल्कि वो रोज की बुनियाद पे बढ़ रहा है। और अब देखें कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनके ऊपर जमीन तंग हो रही है। और इनके हालात जो है वो मुझे कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे। चाहे पॉलिटिकल है, इनका करियर है, या इनका अदरवाइज। आप देखें सैफर के ऊपर जो है,
साइफर के हवाले से शाहमूद कुरैशी साहब, आपको याद होगा, ये जिन दिनों जिस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, इस्लामाबाद में I8 के सामने इन्होंने बैठ के जो है वो खड़े होकर लहराते हुए जूस जेब से निकाल के वो दिया था। और उससे पहले जो मीटिंग हुई और उससे पहले जो इनके मामला तय पाए और फिर जो उसकी वीडियोस आई हैं बाहर, जो ऑडियो लीक हुई है उसकी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को माफी उस तरह से मिलेगी, इसलिए कि ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू है और कौमी सलामती का इशू है जिसके ऊपर मसला हुआ है। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन का एक बहुत मशहूर केस है और मैं यहाँ पे उसका हवाला देना जरूरी समझता हूँ। हिलरी क्लिंटन साहबा को जब वो बनी थी, वो उनको फॉरेन मिनिस्टर वहां का बनाया गया, तो स्टेट सेक्रेटरी जो है, तो वो क्या हुआ, उनको एक मोबाइल दिया गया था और उस मोबाइल के अंदर जो है एक टाइप्ड और फिटेड एक ईमेल था कि आपने ये ईमेल यूज करना है, इसके अलावा कोई नहीं यूज करना। तो वो एक कैजुअल खातून थी, उन्होंने अपना जाती ईमेल भी यूज करती रही, वो ईमेल हैक हुआ और फिर हैक होने के बाद वो ईमेल सारी की सारी जो है वो KGB ने उड़ाई। वो फिर ट्रंप साहब के पास वो सारा कुछ पहुंचा और ट्रंप के मुकाबले में जब हिलरी इलेक्शन लड़ रही थी तो ट्रंप ने बहुत बड़ी बात की थी, उसने कहा ये औरत जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच है। हाँ सर आपकी जी सर, इसी सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी। हिलरी इलेक्शन हार गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए जी, इस मुल्क के अंदर जो है एक बंदा साइफर को लहरा के बातें और उसको देने वाला फॉरेन मिनिस्टर जो है कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपके पास वापस आऊंगी, कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान इकबाल सांद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया। सर मुल्क की सारी सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ हैं। सर नवाज शरीफ की मज़ामत की पॉलिसी से वोटर किस हद तक मुतासर होगा? क्योंकि मज़ामत के जो बयानियां हैं, हेलो सर आवाज आ रही है आपको? जी सर, मज़ामत के बयानी से पीछे हटे क्यों? देखिए आपने, मुझे तो आपके सवाल की पहले समझ आया कि आपने कहा कि नवाज शरीफ की मज़ामती पॉलिसी से वोटर किस तरह मुतासिर होंगे। असल में मियां साहब ने तो मज़ामती पॉलिसी का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। मज़ामत तो उन्होंने जब वो लंदन में बैठे थे उसी वक्त छोड़ दी थी। सर मज़ामत नहीं, देखें आप शायद मेरी बात समझे नहीं। पहले जो मियां साहब के बयान थे जो लंदन में थे वो ये थे कि फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं होगा, लेकिन जब से वो वापस आए हैं तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, माफ करना एक अच्छी रिवायत है, एहतसाब के बयानिए से पीछे हटना एक अच्छा अमल है, लेकिन सर मेरा एक अहम जो बुनियादी सवाल इस सारी सूरत हाल में वो ये है कि 1 घंटे की तकरीर में, मुकम्मल 1 घंटे की तकरीर में आम इंतखाबात का तस्करा तक नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई। देखें यहाँ पर मैं ये कहूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है जी वो बिल्कुल वाज़ेह है। वो चाहती है कि इलेक्शन हो। अगर मियां साहब ने इलेक्शन का तस्करा नहीं किया तो वो ये समझते हैं कि शायद वो माहौल उनके लिए साजगार नहीं है। और जहाँ तक मफामती पॉलिसी का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है और ये जिस तरह मुल्क में वापस आई है, चौथी बार मुजरिम या मुल्जिम होकर वापस आए और नून लीग के लिए मशहूर है, जब ये परेशान होते हैं तो पैर पकड़ते हैं और जब ये परेशानी से निकल जाते हैं तो गला पकड़ते हैं। ऐसा ना हो कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये हाथ मिलाना चाहते हैं आज तो उनके पैर पकड़ रहे हैं, आगे जाके कहीं गला ना दबाएं और फिर अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश न करें। जी आप एग्री करते हैं अहमद साहब, इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि वो कहते हैं नथा सिंह और प्रेम सिंह वन नेम एंड सेम थिंग, ये सब एक जैसे, हमें इन सब पे किसी पे भी एतबार नहीं। उसकी वजह ये, देखिए मियां साहब ने आवाज नहीं आ रही, कहा कि की तकरीर में उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए नहीं की कि अब जो हुकूमत थी वही नहीं की थी ना, इनका भाई बैठा हुआ था और वही भाई इनके साथ स्टेज पे खड़ा भी था साथ। वही बेटी जो है जो गवर्नमेंट के अंदर जो है डिक्टेशन दिया करती थी, वही बेटी साथ खड़ी थी। तो कौन था वो सारी की सारी कैबिनेट जो उनकी यहाँ पे बैठ के वो कर रही थी, मरियम औरंगजेब इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, वो भी स्टेज पे मौजूद थी। फिर आप देखें कि बाकी खाजा वो भी मौजूद थे वहां पे और दूसरे तीसरे वो राना तनवीर साहब भी मौजूद थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर
थे, तो इनके सारे कैबिनेट तो ऊपर ही मौजूद थी ना। क्या डिलीवर किया उन्होंने 14 महीने में, 15 महीने में, या जितना भी टाइम इनके पास था? जीरो डिलीवरी, जीरो थी, कुछ भी इन्होंने डिलीवर नहीं किया। इधर पीपल्स पार्टी भी इनके साथ बैठी हुई थी, बैठी हुई थी ना, ये सारे इन्होंने मिलजुल के बेड़ागर की किया ना। क्या किया? इमरान खान ने भी बेड़ागर किया, इन्होंने भी बेड़ागर किया। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो भी आता है ना, अपनी पेट भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपना माल, अपना घर बड़ा करने के लिए, अपनी गाड़ी बड़ी करने के लिए, अपने मामला ज्यादा बढ़ाने के लिए आता है। उसको आपका, मेरा, या गरीब आदमी का, या आम आदमी का, या मिडिल क्लास का, या लोअर मिडिल क्लास का, या लोअर क्लास का, इनको किसी का दुख नहीं है। ये सारे के सारे ड्रामे हैं, और ये लोगों के, इनको चाहे हमारी लाशों करना पड़े, ये करेंगे और कर रहे हैं। इकबाल साहब, मेरा आपसे सवाल एक ये है कि सर, मज़ामत का जो बयानिया है वो सिर्फ कैप्टन साहब ही अपनाएंगे या बाकी दीगर जमातें भी इस बयानी के साथ इलेक्शन में नजर आएंगी? मियां साहब की बात कर रही हैं आप? नहीं सर, मैं कैप्टन साहब की बात कर रही हूँ। मज़ामत का जो बयानिया है सिर्फ कैप्टन साहब ही अपनाएंगे या दीगर जमातें भी इस बयानी के साथ इलेक्शन में नजर आएंगे? नजर नहीं आ रही। तो कैप्टन अगर बाहर होते तो जरूर मज़ामत भी उनके नजर आती, और ना उनकी पार्टी की कोई मज़ामत नजर आ रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनकी पार्टी सोई पड़ी है। वो जो अट्रैक्शन उन्होंने दिखाई थी, वो जो 9 मई उन्होंने किया था, उसके बाद वो मज़ामत कब्र में चली गई है। और मैं ये समझता हूँ कि मज़ामती पॉलिसी सियासी मज़ामत होती है। इस तरह की मज़ामत नहीं होती जिससे मुल्क को नुकसान हो, जिससे इंतशार फैले, जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो। इस किस्म की मज़ामत नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक मज़ामत ही करती रही है। और आज भी पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी, जो लोग नहीं चाहते उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात कर रही है। तो ये मज़ामत ही होती है, ये सियासी मज़ामत होती है। और ये मज़ामत करना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आता है। दीगर सियासी जमातें हैं वो कभी मज़ामत की पॉलिसी पीटीआई को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है ना, तो बिल्कुल ही साइड हो गई है। ऐसा लग रहा है कभी ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने जाम शहादत नोश किया। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने जेलें सोबतें बर्दाश्त की, अपने जानों के नजराने पेश किए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी मज़ामत कभी तर्क नहीं की। हमने कभी इस मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ काम नहीं किया। हमने लाशें उठाकर भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हमने इस मुल्क को कभी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। सियासी मज़ामत यही होती है कि इस वक्त इस मुल्क में इलेक्शन के हवाले से 2 राय है। लोग कहते हैं पता नहीं इलेक्शन होगा या इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरा चेयरमैन कहता है इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। वो शोर मचा रहा है, इसी को मज़ामत कहते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर होगा तो वो फेयर होगा। देखें, सिलेक्टेड का लफ्ज जो है ना, सिलेक्टेड का लफ्ज वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दिया था। और सिलेक्टेड से मुराद हम समझते हैं कि सिलेक्टेड किसको कहा गया था। कोई सिलेक्टेड कहता है, कोई उनको खलाई मखलूक कहता है। वो भाई आपके मुल्क की फौज है ना, आपके मुल्क की आर्मी है, आप क्यों उनको इस तरह से जाके कटारे में खड़ा कर देते हैं? कोई 9 मई बना देता है, कोई कुछ करता है। देखें, इनको जिसको भी, जो भी, जब ये इक़्तिदार में होते हैं ना तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इनको सब जो है, और इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर ये इस तरह के लफ्ज भी बोल जाते हैं, इस तरह की बातें भी कर जाते हैं, चूंकि इनका मकसद तो पावर कॉरिडोर तक पहुंचना है ना। उसके अलावा इनका कोई मतलब नजर नहीं। उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सारे सियासतदान, मैं बहुत माजरत से, मैं बड़े हाथ जोड़ के इनसे मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ इखलाकियात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था जरदारी साहब ने, लेकिन फिर उसके बाद जरदारी साहब ने क्या किया? जरदारी साहब ने कहा बिल्ला आया, खीर खा गया, मलाई खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बिल्ला कौन था? परवेज मुशर्रफ को बिल्ला कह रहे थे ना। और मतलब के इदारों के ऊपर ताने देना, उनको तशनी करना, उनके ऊपर इस किस्म के बातें करना, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं। ये एक दूसरे को, ये कोई भी साफ नहीं। मैं बताऊं, मैं वही कह रहा था ना कि नत्था सिंह और प्रेम सिंह बनने में सेम थे, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ये जब तक एस्टैब्लिशमेंट इनको खिलाती रहती है, इनको प्यार से पुचकारती रहती है, ये ठीक रहते हैं, जरा सा साइड पे कर देते हैं वो, या वो अपनी आंखें बदल लेते हैं, या वो अपने आप को पार्शियल कहने के। आपको याद है उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं। उनका न्यूट्रल तो जो है वो जानवर होते हैं। तो इनके यहाँ पे न्यूट्रल होना भी जो है वो भी बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया जाए अब यहाँ पे ऐसे हालात में? ये सिर्फ नारे वारे हैं, बातें और कुछ नहीं। मुझे तो
सर कल कुछ दिन पहले ही अभी मियां साहब जब अपने पूरे ताम तरक के साथ जो वतन वापस लौटे हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेलकम हुआ है। सीसीपीओ ने सल्यूट किया बाकायदा तौर पर उनको, और नादरा के पास वो क्या जाते, खुद पूरा का पूरा नादरा चलकर उनके पास आ गया, पूरा अमला उनके पास आ गया। लंदन से हाई कमिश्नर ने उनको बाकायदा तौर पर रुखसत किया। तो सर मतलब ये कैसे हो गया? 4 दिन पहले तक मियां साहब की जो हैसियत थी वो मफरूर की थी, अदालतों को मतलूब थे, सर आज भी वो सजा याफ्ता ही है। देखिए जरदारी साहब ने एक लम्हे में कहा था कि डोमिसाइल का बड़ा फर्क होता है, तो डोमिसाइल का फर्क है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, लोअर खानदान बम से उड़ा दिए जाते हैं, भुट्टो को कत्ल कर दिया जाता है, बेनजीर भुट्टो शहीद हो जाती है, मीर मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो को कत्ल कर दिया जाता है, और यहाँ जब किसी और डोमिसाइल की बात हो तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। देखिए अब सवाल तो ये पैदा होता है, क्या मियां साहब जिलावतनी काट कर थे? मियां साहब जिलावतनी काट कर नहीं आए थे, मियां साहब इस मुल्क से अपने इलाज के लिए अगर जो उनको डॉक्टर ने इजाजत दे दी पाकिस्तान जाने की तो उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था। ये इस्तकबाल मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर एक तो होता है ना कि बेनजीर भुट्टो एग्जाइल में थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद वो मुल्क छोड़कर चली गई, और 1986 10 अप्रैल को जब वो लाहौर पहुंची थी उसको कहते हैं इस्तकबाल। वो एक सरकारी प्रोटोकॉल किसके कहने पे दिया गया सर? सरकारी प्रोटोकॉल किसके? मेरी नजर से अदालती कोई भी हुक्म ऐसा नहीं गुजरा, और बड़ा वाज़ेह तौर पर नादरा भी इस बात को बड़ा क्लियर कर चुकी है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई है, और मेरी नजर से अदालत का कोई ऐसा फैसला नहीं गुजरा जैसे उन्होंने इस बात की इजाजत दी हो जिसमें ऐसा अदालत का कोई भी अदालती हुक्म शामिल हो। और नादरा भी सर बड़े वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियर कह चुका है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि 4 दिन पहले तक मियां साहब की जो हैसियत थी वो मफरूर की थी सर, अदालतों को मतलूब थे, आज भी वो सजा याफ्ता ही हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सर नवाजिशात तो हुई है ना, का फर्क है जी। चौथी बार मियां साहब मुल्क से वापस आए हैं, तो 4 बार माफी मांग कर गए थे और वापस आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया काम भी नहीं है कि जो मियां साहब ने किया है, और कोई नई बात इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नहीं है। तो ये तो इस मुल्क में होता रहा है माजी में, क्या हमारा डोमिसाइल पीपल्स पार्टी की क़यादत का डोमिसाइल भी शायद किसी और सूबे का होता तो शायद हमें भी ये मराद मिलती, लेकिन ये फर्क इस मुल्क में खत्म कर देना ही इस मुल्क के लिए बेहतर होगा जी। लेकिन सर 16 माह पहले भी आप ही इनके साथ इत्तेहादी थे, अब जब आप हुकूमत से हट गए तो आप इनके खिलाफ हो गए, ये यू टर्न कैसे आ गया? सिर्फ 16 महीने पहले की बात कर रही हूँ। देखिए हम इत्तेहादी थे, एक गवर्नमेंट के, बिल्कुल गवर्नमेंट के पार्टनर थे, हम सियासी जमात के इत्तेहादी नहीं थे, गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर थे, और उसमें एक पीपल्स पार्टी नहीं थी, उसमें दीगर 10 जमातें भी शामिल थी, तो सब पार्टनर थे, अब सब अपने अपने सियासी रास्ते पर है। जब अगर वो पार्टी जो इस बात का एतराफ करे कि हमने आइंदा कभी भी इस तरह पैर पकड़ने नहीं है किसी के, और उस बिहाफ पर हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, उस जमात के साथ हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए साथ चले, और फिर वही जमात एक बार फिर पैर पकड़ने चली जाए, तो यकीन करें फिर उसकी तकलीफ तो होती है ना, फिर हम उस पर तनकीद तो करेंगे, और तनकीद बनती भी है। एक तो ये कि ये सिंध कार्ड खेलना, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही पुराना एक वो रहा है कि नहीं जी जो हमारे वज़ीर आज़म को मार दिया गया, हमारे वज़ीर आज़म को बाहर निकाल दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। भाई मियां नवाज शरीफ जो है उनके साथ भी क्या हुआ है, वो आपके पीपल्स पार्टी के तो नहीं है ना। यहाँ पे आप देखें इमरान खान भी वहां से नहीं है। फिर आप देखें कि लियाकत अली खान को भी जो है वो इस मुल्क के अंदर मारा गया था, उसका ताल्लुक भी जो है वो तो यूपीसीपी से थे, इंडिया से आए हुए थे। लिहाजा ये नहीं, ये कहना गलत है, पुराना नारा हो गया, नए नारे चेंज करने चाहिए पार्टी को। देखें बात ये है, अगर मियां नवाज शरीफ को के लिए नादरा वहां पहुंचा है तो इमरान खान के लिए भी नादरा पहुंचा है। 14 केसेस के अंदर बायोमेट्रिक उनकी गाड़ी में करवाई गई थी सिक्योरिटी की वजह से, 14 केसेस में जी जी। और फिर इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों के लिए बात यह है कि ये जो निजाम है ये गला सड़ा निजाम है, इसको समझे। ये निजाम एक खास तबके को तो मुराद देता है लेकिन दूसरे लोगों को मुराद नहीं देता। ये देता है मुराद उस तबके को जो मुराद याफ्ता तबका होता है, जो ऑलरेडी आपका जो इशराफिया है,
इशराफिया को देता है ये बड़ा, आम आदमी को नहीं देता। आम आदमी तो नादरा के अंदर उसने आईडी कार्ड रिन्यू करवाना हो तो लंबी लाइन होती है और 4 घंटे पहले जाना पड़ता है, 5 घंटे बाद और पूरा दिन उसका लग जाता है सिर्फ अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवाने के। और एक आदमी, एक वजीर लेवल का बंदा भी चला जाए तो उसको भी जो है वो नादरा वाले उठाकर बायोमेट्रिक बाहर आ जाएंगे, लो जी आप यहाँ पे कर। तो इस मुल्क में 2 निजाम है, गरीब के लिए निजाम और है, अमीर के लिए निजाम और है। तो सर और ये सही होता आ रहा है गरीब के लिए, बिल्कुल जी, गरीब के लिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो हमें ये देखना है कि ये निजाम गरीब के लिए कोई निजाम ही नहीं है, गरीब के लिए बस नहीं है निजाम ना, गरीब के लिए। गरीब को देखिए, मुझे आप बताएं, आपने आप मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिनको नादरा से काम पड़ता है और नादरा ने उनका काम वक्त पे कर दिया। मेरा ख्याल है कि शायद आपने बच्चा पैदा हो जाए ना, उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो तो नादरा जलील कर देता है। लेकिन इनके बच्चों के नाम भी दर्ज हो जाते हैं घर बैठे हुए, और उनका फार्म बेबी बन के आ जाता है घर बैठे हुए, इसलिए कि ये सारे के सारे इस सिस्टम को पालने वाले हैं, इस निजाम को लेकर चलने वाले हैं। सो इनसे आप खैर की तवक्को नहीं कर सकते। ये बैठे हुए ये सबको करता है। मैं बताऊं, कल को बिलावल भुट्टो को चाहिए होगा तो वो भी नादरा भागता भागता उनके घर भी पहुंच जाएगा। उससे पहले जो है वो मौलाना फजल रहमान को चाहिए होगा, नादरा भागता तो उनके घर भी पहुंच जाएगा। सो जितने भी लोग हैं ना इस निजाम के प्रवर्ता निजाम के, वो सारे के सारे जो है वो मुराद याफ्ता है और सबको निजाम जो है वो सर्व करता है। नहीं करेगा आपको, मुझे नहीं करेगा, गरीब आदमी को नहीं करेगा या उस बंदे को नहीं करेगा जो इस निजाम का हिस्सा नहीं है, बाकी सबको करता है। बिल्कुल सर, इमरान खान को आप नेक्स्ट इलेक्शन में देख रहे हैं या फिर वो जेल में ही रहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा सियासी तज्जिया और तबसरा सुनना चाहती है। जी 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 जी। तो सूरत ऐसे ही नजर कि एक बार पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कदगन लगाया गया था, और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मियां साहब जो है सूरत हाल में नहीं थे। मैं समझता हूँ कि खान साहब की बारी है। मुझे पीटीआई तो नजर आती है कहीं ना कहीं इलेक्शन में, लेकिन खान साहब नजर नहीं आते। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग का जो फील्ड का जो मुतालबा है वो सिर्फ आपका अपने लिए है या पीटीआई के लिए भी है? अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किसी भी लम्हे ये कहा कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या पीपल्स पार्टी को मिले, तो ये आपका सवाल बनता है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमातें और तमाम डेमोक्रेटिक ताकतों को तस्लीम करती है, हमेशा उनके जो स्टेक होता है उसको एडमिट करती है। पीपल्स पार्टी हमेशा ये चाहती है कि तमाम सियासी जमातों को जो उनका इस्तेकाद है उसके मुताबिक उनको फील्ड मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, अहमद साहब, मैंने इनसे एक सवाल किया था, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो सिर्फ इनका अपने लिए है या पीटीआई के लिए भी है? इस पे आपकी क्या राय है? आप इकबाल साहब की बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जमात बड़ी जमहूरी जमात है। कहाँ की जमहूरियत भाई? आप देखें, भुट्टो साहब के बाद बेनजीर भुट्टो थी, बेनजीर भुट्टो से पहले नुसरत भुट्टो भी कुछ ऐसा पार्टी को चलाती रही, बेनजीर भुट्टो के बाद जो है उनका बेटा आ गया है, अब उसके बाद उसकी बहन आ जाएगी साथ में, या बिलावल भुट्टो का बेटा आ जाएगा या बेटी आ जाएगी या जो भी उसका वो होगा। तो फैमिली डायनेस्टी तो वही चल रही है ना। तो कहाँ की जमहूरियत? आप मुझे बताएं, एक आदमी कोई भी पार्टी के अंदर जो भी थोड़ा सा फेमस होने की करता है उसको निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। इन्होंने साइड पे कर दिया, बहुत सारे लोगों को साइड पे किया। बेनजीर भुट्टो ने भी किया, आप देखिए जे रहीम को किया, उन्होंने गुलाम मुस्तफा खर को किया। ये पार्टी को बनाने में डॉक्टर मुबश्शिर हसन उनके घर पे बैठ के पीपल्स पार्टी बनी थी 1967 में 16 नवंबर को। लिहाजा ऐसे लोगों को कोई भी पार्टी जो है वो पसंद नहीं करे। अब देखिए, पीटीआई के अंदर भी जो है वो कोई जमहूरियत नहीं है। तो मैं जमहूरी तो कोई नहीं है, ये तो हमें ड्रामा करते हैं। सो इस चीज को मैं नहीं मानता। अब आगे जाए आपके सवाल की तरफ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये अपने लिए मांग रहे हैं कि पीटीआई के लिए भी मांगेंगे या बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मांगेंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं। इनकी ख्वाहिश, इनको लेवल प्लेइंग क्या चाहिए कि हम जीतते रहें, हम हर जगह से जीत जाए, हमें कोई रोकने वाला ना हो, हम ठप्पे लगाएं, हम जो मर्जी करें, हमें कोई आके ना पूछे। अगर किसी ने हमें पूछा तो फिर हम कह देंगे कि ये आरोप का इलेक्शन, याद है आपको वन मैन शो हो। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हमेशा यहाँ पे ये समझा जाना चाहिए सहाफत की जुबान में बतौर सहाफी
और बतौर जर्नलिस्ट हम ये समझते हैं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जी हमें एक जैसे मौके दिए जाए, तो असल में ये कह रही होती है कि सर सानू मौका दो, असि आना चाहते हैं तो उनको वो अपने लिए मौका मांगते हैं, किसी और के लिए मौका नहीं मांगते। इनको मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर आज पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इन्होंने कराची के अंदर या सिंध के अंदर या इंटीरियर सिंध के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, इन्होंने क्या हाल किया, इन्होंने जब इनकी इतने अरसे से ये बैठे हुए हैं, इन्होंने जमात इस्लामी का क्या हाल किया, इन्होंने एमकेएम का क्या हाल किया, इन्होंने जो भी यहाँ पे और पॉलिटिकल पार्टी जो उठी हुई थी, जो उठने की कोशिश करती है, उसका क्या हाल किया, नेशनलिस्ट पार्टीज थी छोटी मोटी, उनका क्या हाल किया, फिर इन्होंने देखे कि DPA बना था उसका क्या हाल किया, फंक्शनल लीग का क्या हाल किया। बंदे उठा लेते हैं, मारते हैं उनको, पीटते हैं, जो मर्जी करते हैं, वडेरा सिस्टम है और तरह का निजाम है। यहाँ पे वो कहते हैं मेरा मजारा है, मेरा मुझे वोट देगा, किसी का मजारा किसी के खिलाफ वोट डाल के देखे तो सही किधर जाने देंगे। तो ये बातें हैं, बातें करा लो इनसे। इस मुल्क में स्वाय सियासी लीडरान बातें करने के कुछ नहीं करते, अगर ये डिलीवर करने लग जाए खुदा की कसम, ये कहते हैं तख्ते लाहौर जी नून लीग के पास है, और भाई तख्ते कराची, तख्ते सिंध आपके पास है, कितने अरसे से आपके पास है, और आपने क्या किया मुझे बताएं। कराची क्या आपने कराची चेंज कर दिया? क्या मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त तमाम जमातों में जो मुझे एक जमात है जो मुसलसल तनकीद करती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मुसलसल तनकीद कर रही है, और बाकी जमातों की तरफ से वो मियाँ साहब के लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है और हिमायत कर रही हैं, मियाँ साहब को बाकायदा तौर पर वेलकम कर रही हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डिफरेंट तरीके के नारे आ रहे हैं, मुजरिम, मफरूर और लाडला, ये तमाम तारे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसकी वजह यह है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की जिद पे खड़ी। पाकिस्तान के अंदर दो ही पार्टियां रही हैं, अगर आप एक सियासी तज्जिया किया जाए और एक गैर जानबदार तज्जिया किया जाए, तो या पीपल्स पार्टी थी या एंटी पीपल्स पार्टी जी। क्योंकि भुट्टो साहब एक पूरी की पूरी उनकी एक लेगेसी थी, उनके नजरिया था, एक आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी को अपनी पार्टी को लेकर चल रहे थे। उन्होंने पहले की बात सोशलिज्म हमारी मैशत की बात की, उन्होंने ताकत को सबचश्मा अवाम करार दिया, उन्होंने इस्लाम हमारा दीन कहा, और उन्होंने जमहूरियत हमारी सियासत, ये चार बड़े नारे थे जिसके ऊपर उन्होंने अपनी सियासी जमात की दाग जी जी। लेकिन जो एंटी पीपल्स पार्टी फिनोमेना है सारे का सारा, वो अल्टीमेटली आप देखिए, शॉर्ट जवाब दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो बहुत प्लीज। जी बिल्कुल, मैं इसको शॉर्ट इसका जवाब देता हूँ कि इनके ये एक दूसरे की जिद पे खड़ी है पार्टियां, सो ऐसा नहीं हो सकता। देखें पंजाब के अंदर पीटीआई तो आ जाइए ना, ये तो जुम्मा 8 दिन हुए, और ये आपको पता है कि कौन लोग लेके आए थे, कौन इसके पीछे हाथ था, किनका हाथ था, वो लोग निकले गए तो पार्टी भी गई। तो पीछे जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी रह जाती है तो वो नून लीग, सो उसको टफ टाइम अगर पीपल्स पार्टी को कोई दे सकता है तो वो नून लीग दे सकती है, और नून लीग को कोई दे सकता है तो वो पीपल्स पार्टी दे सकती है। अब पीटीआई देखना ये कि वो डेंट कितना डालती है इन दोनों पार्टीज को, और इसके अंदर तीसरी भी एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बनने की कोशिश कर रही है, एक पॉलिटिकल पावर, जो कि आप देखें कि ये जो एक मजहबी जमात है, उसका नाम फिलहाल आपके सामने उस तरह से नहीं ले सकता, लेकिन वो एक सियासी जमात के तौर पर सियासी नारे लेके आ रहे हैं। सो मुझे देखना, अब हमें देखना ये है कि ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये किस तरह से अपना अपना वोट बैंक जो है वो सिक्योर करती हैं और किस तरह से आगे लेके चलती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि सबको पता है कि अगली जो टर्म है वो नून लीग को मिलनी है, मियां नवाज शरीफ साहब को मिलनी है। आपने खुद बता दिया था कि सलूट मार दिए गए हैं इनको, बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा तौर पर सीसीपीओ ने सल्यूट किया है। इसका मतलब है कि मामला कहीं तय पा गए हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत की सूरत हाल ताहाल जारी है, ये सूरत हाल कब तक जारी रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।